नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम अणुगति सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है वो नीट IIT से रिलेटेड है। इससे पहले हमने अणुगति सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लिए थे। अब उससे ठीक आगे के कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक बंद बर्तन में 0.014 किलोग्राम नाइट्रोजन है। इसके अणुओं के RMS वेग को दुगुना करने के लिए गैस की कितनी ऊष्मा स्थानांतरित करनी पड़ेगी। वैसे एक्चुअल में ये कितना ताप में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा ये होना चाहिए था। चलिए देख लेते हैं। हम क्या जानते हैं, वर्ग माध्य मूल वेग VRMS बराबर जानते हैं अंडर में 3RT अपॉन एम। 3RT अपॉन एम हम जानते हैं यहां से। तो देखिए यहां से हमारे पास में VRMS है वो अंडर टी के समानुपाती हो जाएगा, और VRMS पहली स्थिति में और VRMS दूसरी स्थिति में इनका अनुपात तापों के वर्गमूलों के अनुपात के बराबर होगा। तो हमें यहां पर T2 फाइंड आउट करना है, तो दोनों तरफ से हम यहां पर वर्ग कर देते हैं। VRMS 1 अपॉन VRMS 2, इनका दोनों तरफ से हम स्क्वायर कर देते हैं, बराबर आ जाएगा T1 अपॉन T2। तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, T1 VRMS 1, VRMS 2 पर चला जाएगा, VRMS 1 नीचे आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब T1 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन। अब जो VRMS है VRMS 2 वो VRMS 1 का दुगुना है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 को इससे गुणा करेंगे तो 1200 आ जाएगा। तो T2 की जो वैल्यू है वो 1200 केल्विन होगी। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी ताप पर हाइड्रोजन अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग ऑक्सीजन अणुओं के 47 डिग्री पर वर्ग माध्य मूल वेग के समान है। तो यहां पर आएगा किस ताप पर, तो हमारे पास में वही रिलेशन है कि जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है वो अंडर में 3RT अपॉन एम के इक्वल होता है। तो यहां से देखिए दोनों के वर्ग माध्य मूल वेग समान है। मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूं तो हाइड्रोजन के लिए तो देखिए H2 के लिए VRMS बराबर अंडर में 3RT, ये T हमें ज्ञात करना है, और उसका जो अणुभार है हाइड्रोजन का वो 2। फिर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन के लिए, तो दोनों का वर्ग माध्य मूल वेग सेम है, तो VRMS बराबर अंडर में 3RT। अब देखिए T हमें दे रखा है यहां पर 47 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 47 प्लस में 273, ये आ जाएगा 320 केल्विन। देन यहां से 320 बट्टे में ऑक्सीजन का जो अणुभार है वो हो जाता है 32। इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे, दोनों को बराबर पुट कर देंगे, तो अंडर में 3RT अपॉन 2 बराबर अंडर में 3R इंटू 320 अपॉन 32, दोनों ओर से स्क्वायर कर दीजिए। 3RT अपॉन 2 बराबर
3r इंटू 320 अपॉन 32, 3r से 3r कैंसिल हो गया। यहां से t बराबर हमारे पास में 32 से 32 कैंसिल हो गया, 20 केल्विन आ जाएगा, 20 केल्विन। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यदि तीन अणुओं के वेग 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड और 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो वर्ग माध्य मूल वेग मतलब आरएमएस वेग और औसत वेग का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम आरएमएस वेग ज्ञात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, वी आरएमएस बराबर अंडर में 3 पार्टिकल के लिए v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर। पहले वर्ग कीजिए, फिर उनका औसत लीजिए, फिर उनका अंडर कीजिए। तो यहां से 0.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बट्टे में 3, फिर उसका रूट। तो 0.5 का जो स्क्वायर है वो तो हो गया 0.25 प्लस 1 प्लस 4 बट्टे में 3। तो यहां से 5.25 बट्टे में 3 और 5.25 में 3 का भाग लगाइए तो 1.7 फिर 1.5 ये आया हमारे पास में अंडर में। अब इसका जब हम अंडर करते हैं तो 1.3228 किलोमीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं औसत वेग की। वी एवरेज तीनों का योग कर दीजिए, v1 प्लस v2 प्लस v3 और 3 का भाग लगा दीजिए। तो 0.5 प्लस 1 प्लस 2 बट्टे में 3, तो ये हमारे पास में आ गया 3.5 बट्टे में 3, तो ये आ गया 1.17 के समथिंग। क्लियर। अब यहां से इनका रेशियो निकालें, वर्ग माध्य मूल वेग तथा औसत वेग का जो अनुपात है वो कितना होगा, 1.3228 अपॉन 1.17। देन यहां से हमें 1.1306 मिलने वाला है, जिसे हम 1.14 किलोमीटर प्रति सेकंड भी पुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए एक अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो देखिए पहले कितनी होती है, एक अणु की एसटीपी पर गतिज ऊर्जा जो कि 3/2 kT होती है। और ये हमने आपको बताया है कि 1 ग्राम अणु के लिए, ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन वैसे 1 ग्राम की जगह 1 मोल लेकर निकाला गया है। तो यदि हम भी 1 मोल अणुओं की गतिज ऊर्जा यदि यहां पर देखें तो देखिए कितनी हो जाएगी, 1 मोल अणुओं के लिए तो यहां से 3/2 यहां हमारे पास में आ जाएगा KT इंटू NA, 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या 3/2 R अपॉन में Na से यहां से Na कैंसिल हो जाएगा, 3/2 RT आ जाएगा। तो 3/2 R की वैल्यू 8.314 और T का मान सामान्य ताप के लिए 300 हम ले लेते हैं। तो यहां से 8.314 इंटू 450 रह जाएगा। और जब यहां से हम इसको गुणा करेंगे देन हमें
3.4 इंटू 10⁻³ जूल प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक कुचालक पात्र V0 वेग से गतिमान है, उसमें स्मॉल m मोलर द्रव्यमान वाली एक परमाणुक गैस भरी है। यदि पात्र को अचानक से रोक दिया जाता है तो तापमान में कितना परिवर्तन होगा। देखिए हमें यहाँ पर एक परमाणुक गैस दे रखी है और उसका मोलर जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m दे रखा है। तो देखिए जैसे ही रोकेंगे तो उसकी जो उन अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो सारी की सारी टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगी, तापमान में। तो गतिज ऊर्जा में जो हानि होगी वो ताप में कमी कर देगी। तो यहां से देखेंगे आप गतिज ऊर्जा, तो 1/2 m इंटू n V0 का स्क्वायर, ये है n अणुओं की गतिज ऊर्जा। और ये हो जाएगी एक अणु की जो ऊर्जा होती है 3/2 R डेल्टा T, और n अणुओं के लिए n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देन यहां से n से n कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। हमारे पास में डेल्टा T बराबर m V0 का स्क्वायर अपॉन 3R, ये हमारे पास में आ गया है। तो ताप में m V0 स्क्वायर अपॉन 3R, ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस के 2 मोलों को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस के 3 मोलों में मिलाया जाता है। यदि दोनों एक परमाणुक आदर्श गैसें हैं तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। तो मिश्रण के तापमान के लिए देखिए ध्यान देंगे आप μ1 T1 प्लस μ2 T2 अपॉन μ1 प्लस μ2। तो यहाँ पर μ1 यहाँ पर 2 है और μ2 यहाँ पर 3 है। देख लीजिए μ1 बराबर 2 मोल, ये दे रखा है हमें 2, और μ2 का मान हमें दे रखा है 3 मोल। जबकि T1 हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम कन्वर्ट कर ले तो 300 केल्विन, और T2 हमें दे रखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 310 केल्विन होगा। यहां से आप देखेंगे कि 2 गुणा में 300 प्लस 3 गुणा में 310 बट्टे में 2 प्लस 3, तो यह आ गया हमारे पास में, यह आ गया है 1530 बट्टे में 5, और टी का मान हमारे पास में आ जाएगा 306 केल्विन, और डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो 306 माइनस 200 73 27 और 6 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निश्चित तापमान पर O2 की औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा 0.768 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी ताप पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में N2 की औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा क्या होगी। टेम्परेचर सेम दे रखा है तो इनकी औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा भी सेम होगी। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग प्राप्त होने वाला है। क्लियर, यही ऑप्शन डी ही यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि NTP पर वायु में ब्राउनियन गति करते हुए 5 × 10⁻17 किलोग्राम द्रव्यमान वाले प्रत्येक धूम्र कणों का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कि हम ये जानते हैं कि 1/2 m VRMS का स्क्वायर ये बराबर होगा 3/2 kBT के। तो यहां से VRMS का जो स्क्वायर है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 kBT अपॉन m। तो VRMS बराबर क्या आ जाएगा 3 kBT अपॉन स्मॉल m। वैल्यू पुट कर दीजिए
3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टी का मान एनटीपी पर 273 बट्टे में स्मॉल एम। स्मॉल एम का मान दे रखा है 5 गुणा 10⁻⁻17 और यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 गुणा 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के दी हुई द्रव्यमान में अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। तो 127 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 वायुमंडलीय दाब पर उस गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग क्या होंगे? यहाँ पर दो वैल्यू चेंज हो रही है, एक तो टेम्परेचर बदल रहा है, एक वायुमंडलीय दाब चेंज हो रहा है। क्लियर? चलिए, तो यहां पर हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है एक बार उनको देख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है हमें। पहले स्थिति में Vrms1 इसकी वैल्यू दे रखी है 100 मीटर प्रति सेकेंड और जो T1 है प्रारंभिक जो तापमान है वो हमें दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे आप केल्विन में कन्वर्ट करें तो 300 केल्विन पुट कर देंगे। प्रारंभिक स्थिति के अंदर जो प्रेशर है वो 1 atm दे रखा है। अंतिम स्थिति में जो प्रेशर है वो 2 atm हमें दे रखा है। इसके साथ में अंतिम स्थिति में जो टेम्परेचर है वो 127 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 400 केल्विन हमें दे रखा है। Vrms2 हमें ज्ञात करना है। क्लियर? अब देखिए यहां से पहले हम देखिए करेंगे दाब का जो फॉर्मूला है उसी से ही हम ज्ञात करेंगे। आयतनों का अनुपात यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो P1 V1 T1 बराबर होता है P2 V2 T2। तो यहां से मैं V1 बट्टे में V2 निकाल लेता हूं। तो V1 बट्टे में V2 बराबर आ जाएगा P2 बट्टे में T2 इंटू में T1 बट्टे में P1। देन यहाँ से P2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 2, T1 का मान 300, T2 का जो मान है वो है 400 और P1 का मान है 1। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास में आ गया है 3/2। क्लियर? अब दाब का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में होता है 1/3 रो Vrms का स्क्वायर। इसे हम 1/3 कुल द्रव्यमान बट्टे में आयतन रो Vrms का स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं। देखिए यहां से हम दोनों गैसों दोनों स्थितियों में जो दाब है P1 बराबर 1/3 कैपिटल M V1 Vrms 1 का स्क्वायर। दूसरी स्थिति में दाब है 1/3 M V2 Vrms 2 का स्क्वायर। तो यहां से जो Vrms 2 का स्क्वायर है इन दोनों का रेशियो निकाल लें। यहां से दोनों का रेशियो यहां से हम फाइंड आउट करें तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में P1 बट्टे में P2 बराबर V2 बट्टे में V1 इंटू Vrms का स्क्वायर Vrms 2 का स्क्वायर। तो यहां से Vrms 2 बराबर क्या आ जाएगा? Vrms 2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा Vrms 1 का स्क्वायर इंटू V1 अपॉन V2 P2 अपॉन P1। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 100 Vrms 2 बराबर तो 100 V1 अपॉन V2। तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर है तो V1 अपॉन V2 ये हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अभी हमने फाइंड आउट किया। V1 अपॉन V2 3/2।
और P2 अपॉन P1 ये हमने अभी देखा, ये 2/1, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 100√3 आ जाएगा, 100√3 कितना आया हमारे पास में, 100√3, सॉरी ये यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर V2 अपॉन V1 था, तो V2 अपॉन V1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगी 2/3, और ये है 2/1, तो देखो क्या आ जाएगा, 200/√3 आ जाएगा, 200/√3, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी आदर्श गैस का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 127 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है तो आरएमएस में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से आप ध्यान दें, वी आर एम एस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में होता है 3RT अपॉन एम। देन यहाँ से आपने जो टेम्परेचर है, प्रारंभिक जो तापमान है T1 वो दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन, और अंतिम जो तापमान है वो है 127 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 400 केल्विन। तो जब VRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हमें पूछिए, तो VRMS में वृद्धि, जो VRMS में वृद्धि है वो देखिए किसके बराबर आएगी, अंतिम VRMS। तो अंतिम VRMS को मैं V' से लिख दूं, प्रारंभिक VRMS अपॉन प्रारंभिक VRMS, और प्रतिशत वृद्धि के लिए देखिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3RT', ये या इसको मैं T' कह दूं, तो T' बट्टे में M माइनस में 3RT अपॉन M अपॉन 3RT अपॉन M। तो यहाँ से 3RT अपॉन M तो कट ही जाएगा, अंडररूट में T' माइनस T ये बच जाएगा हमारे पास में। तो सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 400 का अंडररूट माइनस से 300 का अंडररूट बट्टे में 300 का रूट। तो यहां से ये हमारे पास में देखिए कितना निकल कर आ रहा है, देखो अंडररूट में 100 तो हर जगह से कटना ही है, तो अंडररूट में 4 माइनस अंडररूट में 3 बट्टे में अंडररूट में 3, तो ये आ गया 2 माइनस 1.732 अपॉन 1.732, ये गुणा में 100 भी चल रहा है, तो यहां से बच जाएगा हमारे पास में 0.6268 इंटू 100 अपॉन 1. और जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो 15.5% आ जाएगा, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस ताप पर ऑर्गन गैस के परमाणु का वर्ग माध्य मूल वेग -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीलियम गैस के परमाणु के वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर होगा। आर्गन का जो परमाणु भार है वो है 39 U, हीलियम का जो परमाणु भार है वो है 4 U। देखिए हमें यहाँ पर पूछा है कि किस ताप पर ऑर्गन गैस के जो परमाणु है का वर्ग माध्य मूल वेग है वो हीलियम के परमाणु के वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर होगा, जबकि हमें हीलियम का टेम्परेचर दे रखा है। चलिए दोनों वर्ग माध्य मूल वेग का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, VRMS बराबर 3RT अपॉन M का रूट। तो मैं बात करूं यहां पर हीलियम की, हीलियम के लिए तो VRMS बराबर कितना आएगा 3R, हीलियम का जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 253 केल्विन, 253 केल्विन, और उसका जो अणुभार है वो है 4, ये अंडररूट में आ गया। फिर मैं बात करूं ऑर्गन के लिए, तो ऑर्गन के लिए VRMS बराबर, क्योंकि दोनों का वर्ग माध्य मूल वेग तो सेम ही है,
तो 3R इंटू टी, हमें ये टी ज्ञात करना है और ये मान दे रखा है 39। दोनों को बराबर पुट कर देते हैं, तो 3R इंटू 253/4 का रूट ये बराबर होगा 3R इंटू टी अपॉन 39 के। तो यहाँ से 3R से 3R कैंसिल हो जाएगा। टी बराबर 253 इंटू 39/4 आ जाएगा। और जब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे को ऑप्शन ए मिलने वाला है 2.52 इंटू 10³ केल्विन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यदि किसी आदर्श गैस ताप को 120 केल्विन से 480 केल्विन तक बढ़ाया जाता है तो 120 केल्विन पर गैस के अणुओं का वर्ग मध्य मूल वेग Vrms हो तो 480 केल्विन पर ये कितना हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि जो Vrms होता है वो ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो Vrms 2/Vrms 1 बराबर होगा अंडररूट में T2/T1, अंडररूट में T2/T1। तो Vrms 2 बराबर Vrms 1 अंडररूट में T2/T1। तो देखिए यहाँ से Vrms ही दे रखा है। T2 की जो वैल्यू है वो 480, ये 120। तो यहाँ से Vrms, तो ये तो 4 बार में 4 का अंडररूट हो जाएगा 2, तो ये 2 Vrms आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार निकाय के प्रत्येक कण की ऊष्मीय ऊर्जा E है। तो देखिए ऊष्मीय ऊर्जा केवल और केवल स्थानांतरित गतिज ऊर्जा की वजह से क्रिएट होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 100 केल्विन और 1 वायुमंडलीय दाब पर हीलियम के 1 ग्राम की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी। 1 ग्राम की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी। हीलियम के 1 ग्राम की आंतरिक ऊर्जा हमें पूछी है। तो देखिए जो आंतरिक ऊर्जा है उसके लिए हमने यहाँ पर आपको बताया था आंतरिक ऊर्जा यहाँ पर 3/2 1 मोल के लिए, ये 1 मोल के लिए, किसके लिए है 1 मोल के लिए। ठीक है। यहाँ पर हीलियम में 1 मोल में 4 ग्राम होंगे। कितने ग्राम होंगे 4 ग्राम, जबकि हमें यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, इसमें हम 4 का भाग लगा देंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1/4 गुणा 3/2, आर की वैल्यू 8.314 और टी का मान हमें 100 दे रखा है। क्लियर। तो यहां से ये हमारे पास में सीधा 25 से कट गया है और ये आ गया 75 गुणा 2 का भाग लगा देता हूं 4.157। तो हमारे पास में देखिए तो इसका जो मान है वो 300 केल्विन के लगभग प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 1 किलोग्राम द्विपरमाणु गैस 8×10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब पर है। गैस का घनत्व 4 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। उसमें गति के कारण गैस की ऊर्जा क्या होगी। क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए क्या क्या दे रखा है। द्विपरमाणिक गैस दे रखी है। तो द्विपरमाणिक गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या द्विपरमाणिक गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या होती है 5। ठीक है। देन यहां पर एक अणु की ऊर्जा है वो F/2 kT होता है। क्लियर।
तो यहां से हम क्या पुट कर देंगे, इसे हम लिख सकते हैं F/2 R/Na, ऐसा हम पुट कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर दाब और घनत्व के फॉर्म में इसको दे रखा है, दाब और घनत्व के फॉर्म में। देन यहां से इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, 1 मोल की जो ऊर्जा है इसको F/2 R/Na इंटू टी, और 1 मोल के अंदर अणुओं की संख्या है Na, तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा, F/2 RT, ये आ गया हमारे पास में 1 मोल के लिए। क्लियर। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ 1 मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण क्या हो जाएगी, PV बराबर RT। तो यहाँ पर हम RT के स्थान पर PV भी पुट कर सकते हैं। अब देखो V यहाँ पर आयतन है जिसे हम द्रव्यमान बट्टे में घनत्व पुट कर देंगे। द्रव्यमान भी हमें दे रखा है, घनत्व भी हमें दे रखा है। तो हमारे पास में जो ऊर्जा है वो कितनी आ जाएगी, ऊर्जा हमारे पास में है F/2 P और V की जगह M बट्टे में रो। तो F की वैल्यू हमारे पास में 5, P का जो मान हमारे पास में है 8 × 10⁴, M का मान हमें दे रखा है 1 और रो का हमें मान दे रखा है 4। तो ये यहाँ से कट जाएगा, 5 × 10⁴ आ जाएगा, 5 × 10⁴। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी गैस मिश्रण में T ताप पर 2 मोल ऑक्सीजन एवं 4 मोल ऑर्गन निहित है, तो सभी कंपनी विधियों को नकारते हुए निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर 2 मोल ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन की जो आंतरिक ऊर्जा है उसको मैं U1 से लिख दूं, और 2 मोल है ऑक्सीजन, यहाँ पर द्विपरमाणु गैस है, तो 5/2 RT उसकी ऊर्जा होगी। तो यहां से ये आगे 5 RT, ऑक्सीजन की तो आंतरिक ऊर्जा कितनी है 5 RT। फिर मैं बात करता हूं यहाँ पर ऑर्गन, तो ऑर्गन की जो आंतरिक ऊर्जा है वो है, उसको मैं लिख दूं U2 से, और इसमें मोलों की संख्या हमें 4 दे रखी है। ये एक परमाणु गैस है, तो 3/2 RT, तो ये आ जाएगा 6 RT। कुल आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कुल आंतरिक ऊर्जा के लिए हम इनको जोड़ देंगे। देन यहां से 5 RT प्लस 6 RT बराबर 11 RT हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कमरे के ताप पर कैपिटल T पर एक द्विपरमाणु के गैस का प्रति अणु औसत ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए कमरे के टेम्परेचर पर औसत जो ऊर्जा होती है वो हमारे पास में फॉर्मूला हमारे पास में है E बार बराबर F/2 kT। तो यहां से आप देखें कि त्रिपरमाणु गैस के लिए, त्रिपरमाणु गैस के लिए F की वैल्यू 6 और kBT पढ़ाई है, तो 3 kBT आ जाएगा, 3 kBT या 3 kT। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यदि किसी गैस के लिए R/CV, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, तो यह गैस उन अणुओं से मिलकर बनी है जो है। तो यहां से आप देखें क्या होता है, हम क्या जानते हैं, R/0.67 बराबर CV। तो यहां से आप ध्यान दें कि CV बराबर, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लगा देंगे, यहां से 67R। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3/2R। तो CV का मान 3/2R है, वो एक परमाणु गैस के लिए होता है, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि Cp और Cv क्रमशः नियत दाब और आयतन पर नाइट्रोजन की इकाई आयतन की विशिष्ट ऊष्माओं को दर्शाते हैं, तो देखिए में रिलेशन होगा, सबके लिए लागू होता है, Cp - Cv बराबर
आर, जो कि ऑप्शन डी में हमें दे रखा है, Cp माइनस Cv बराबर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से दे दी, यहाँ पर ये मोलर विशिष्ट ऊष्माएं होती, ये जो Cp और Cv मोलर विशिष्ट ऊष्माएं होती तो ये रिलेशन सही होता, लेकिन ये इकाई द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्माएं हैं जो कि स्मॉल Cp और स्मॉल Cv है, स्मॉल Cp और स्मॉल Cv। तो देखो इसको हम कैपिटल M से गुणा कर दें तो कैपिटल देखो कैपिटल Cp बराबर है कैपिटल M इंटू Cp और कैपिटल Cv बराबर है कैपिटल M इंटू Cv। देन यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में Cp माइनस Cv बराबर कैपिटल R बट्टे में कैपिटल M, और यहाँ से कैपिटल R कैपिटल M का जो मान है वो हमारे पास में है नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन गैस के लिए N2 और N2 के लिए मान कितना हो जाएगा 14 को 2 टाइम्स कर दीजिए 28, तो ये R बट्टे में 28 ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि समान दाब से समान आयतन पर किसी द्विपरमाणुक गैस की मोलर ऊष्माधारिताओं का अनुपात समान दाब से समान आयतन पर, तो समान दाब से समान आयतन पर Cp अपॉन में Cv, और द्विपरमाणुक गैस के लिए हमें पूछा है तो द्विपरमाणुक गैस के लिए 7/2R और 5/2R, तो ये आ गया 7/5, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जल की प्रति मोल ऊष्माधारिता है जहां R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, जल की प्रति मोल आंतरिक ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए ठोसों की जो ऊष्माधारिताएं होती है वो अलग होती है, उनके प्रत्येक ठोस की तरह इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। देन यहाँ पर इनकी जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो 3 गुणा 3 kBT इंटू Na होगी प्रति मोल के लिए Na, तो यहाँ से ये हमारे पास में इसको हम क्या पुट कर सकते हैं 9R बट्टे में Na इंटू में T इंटू Na, तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा 9RT आ जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर ऊष्माधारिता पूछिए प्रति मोल के लिए, तो C बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T बराबर डेल्टा U अपॉन में डेल्टा T, तो यहाँ से T के रेस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 9R ही रह जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। फिर देखें ऑक्सीजन के 3 मोलों को 2 मोल हीलियम के साथ में मिलाते हैं तो मिश्रण के लिए नियत दाब और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। देखिए सीधा सा हमारे पास में क्वेश्चन है तो क्या होगा, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात पूछा है, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात गामा मिक्सर, गामा मिक्सर बराबर Cp मिक्सर, Cp मिक्सर अपॉन Cv मिक्सर। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, Cp मिक्सर के लिए μ1 Cp1 प्लस μ2 Cp2 अपॉन μ1 Cv1 प्लस μ2 Cv2, ये हमारे पास में आ गया। अब देखिए Cp1 तो हमारे पास में पहली गैस है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये भी एक द्विपरमाणुक गैस है, और हीलियम ये एक परमाणुक गैस है, तो इनकी सबकी वैल्यू μ1, तो यहाँ पर ये हमें 3 दे रखा है, और द्विपरमाणुक गैस के लिए Cp की जो वैल्यू है वो होती है 7/2R। फिर प्लस में दूसरी गैस यहाँ पर हीलियम दे रखी है 2 मोल, और उसके लिए Cp की जो वैल्यू है ये एक परमाणु गैस है और उसके लिए 5/2R अपॉन यहाँ पर μ1 3 Cv1, तो 5/2R प्लस 2 इंटू
3/2 R। तो यहां से आप ध्यान दें, कैलकुलेट करें, R ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, R ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां तो रह गया 21 + 10 बट्टे में 15 + 6। तो यहां से ये हमारे पास में आ गया 31 बट्टे में 21, 31 बट्टे में 21 आ गया। 21 का भाग लगाएंगे तो एक बार में, तो ये 1.5 के समथिंग इसका मान प्राप्त होने वाला है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी बर्तन में बंद गैसीय मिश्रण किसी ताप T पर किसी गैस A जिसका गामा का मान 5/3 है, अन्य गैस जिसका गामा 7/5 है के साथ 1 ग्राम मोल भरा है। किसी गैस है, अन्य गैस के साथ का 1 ग्राम मोल भरा है। ए और बी एक दूसरे से क्रिया नहीं करते तथा उन्हें आदर्श गैस माना गया है। यदि गैस मिश्रण के लिए गामा का मान है 19/13 है, तो बी में मोलों की संख्या हमें निकालनी है। ए के मोलों की संख्या हमें दे रखी है, बी के मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए, हमें मिश्रण का जो फॉर्मूला है वो हमें दे रखा है गामा के टर्म्स में। हम आपको बता दें, गामा मिश्रण, गामा मिक्सर बराबर, देखिए हम क्या जानते हैं, μ1 हमें μ1 गामा 1 अपॉन गामा -1, फिर प्लस μ2 गामा 2 अपॉन गामा 2 - 1 अपॉन μ1 अपॉन गामा -1 प्लस μ2 अपॉन गामा 2 - 1। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। μ1, देखो गामा मिक्सर तो है 19/13 बराबर μ1 हमारे पास में ए में मोलों की संख्या है जो कि 1 दे रखी है, 1 गामा 1 जो कि 5/3, और ये है 5/3 - 1, तो 5/3 - 1, तो ये हमारे पास में हो गया 2/3। फिर प्लस में ये μ2 हमें ज्ञात करना है, गामा 2 हमें 7/5 दे रखा है, अपॉन यहां से गामा 2 7/5 - 1, तो यह आ गया 2/5 अपॉन μ1 जो कि 1 गामा -1, गामा यहाँ पर 5/3, इसमें से 1 निकालेंगे तो 2/3, फिर प्लस में μ2 अपॉन 2/5 हमें दे रखा है। क्लियर। तो यहां से कैलकुलेट करके हम μ2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 19/13 ये हमारे पास में यहां से कितना आ जाएगा, देखिए ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, ठीक है। और यहां से देखो हमारे पास में 2 लघुत्तम आ गया, तो 5 + 7 μ2, 2 लघुत्तम आ गया, ये ऊपर चला गया हमारे पास में, यहां पर भी लघुत्तम 2 ही आएगा, तो यहां से हमारे पास में आ गया 3 + 5 μ2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 57 + 95 μ2 बराबर 65 + 91 μ2। तो यहां से 4 μ2 बराबर कितना आ गया, हमारे पास में आ गया 8, और μ2 बराबर कितना आ गया 2। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 44.8 लीटर स्थिर धारिता के किसी बेलन के मानक ताप एवं दाब पर हीलियम गैस भरी है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेलन में गैस के ताप को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है। क्वेश्चन देखें,
यहाँ पर जो आयतन है वो चेंज किया नहीं जा रहा है स्थिर आयतन पर। तो देखो स्थिर आयतन पर CV बराबर हम क्या जानते हैं, 1/म्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। हमें यहाँ पर डेल्टा क्यू पूछा है तो म्यू CV डेल्टा टी। यहाँ पर देखो म्यू मोलों की संख्या 22.4 लीटर में 1 मोल होता है। तो यहाँ पर जो आयतन है वो है 44.8 लीटर में 2 मोल होंगे। तो यहाँ पर हीलियम गैस है और उसमें मोलों की संख्या कितनी है, 2। हीलियम गैस एक परमाणु गैस होती है और एक परमाणु गैस के लिए CV का मान 3/2R होता है। तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से 3, R का मान 8.31 और डेल्टा T 15 हमें दे रखा है। तो यहाँ से देखें आप इसको गुणा कर लीजिए तो 24.93 इंटू 15 और यहाँ से इसको गुणा कर लीजिए 15 को 45, 135 और 4 हो गया 139, 13 हासिल हो गया। 15 को 24 से गुणा करेंगे तो 360 और 360 और 13 373। दो संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे, 373.94 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आधा मोल हीलियम ST पर किसी पात्र में भरी है। आधा मोल भरी है, हीलियम एक परमाणु गैस भरी है। उस गैस का दाब दुगुना करने के लिए कितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उष्मीय धारिता हमें दे रखी है, जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन हमें दे रखी है। यहां पर मोलों की संख्या जो म्यू है वो हमें दे रखा है 1/2 और जो CV है वो हमें 3 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन दे रखी है। साथ में जो हीलियम गैस है उसका अणुभार हम जानते हैं 4 हो जाएगा। तो कैपिटल CV बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू स्मॉल CV। तो 4 इंटू 3 यह आ जाएगा 12 और 12 यहां पर आ जाएगा जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। क्लियर। अब देखो नियत आयतन पर, यहां पर आयतन हमें नियत दे रखा है। ये आयतन हमें क्या दे रखा है, कांस्टेंट। तो P और T दोनों समानुपाती होंगे तो P1 अपॉन P2 बराबर आ जाएगा T1 अपॉन T2। हमें यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि दाब को दुगुना करने पर, दाब को क्या कर रहे हैं, दुगुना। तो टेम्परेचर का रिलेशन क्या आ जाएगा, पहले P था फिर 2P हो गया फिर T1 और फिर T2। तो यहां से ये तो कट गया तो T2 बराबर आ गया 2T1। T2 बराबर कितना आ गया, 2T1। तो तापमान में जो परिवर्तन है वो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो तापमान में परिवर्तन है T2 माइनस T1, तो 2T1 माइनस T1। तो ये आ गया तापमान में परिवर्तन T1 के बराबर और T1 हमें 273 केल्विन दे रखा है, STP दे रखा है। तो देखो डेल्टा Q बराबर क्या होता है, NCV डेल्टा T। तो N का मान 1/2, CV का मान हमारे पास में है 12 और टेम्परेचर है 273। तो 6 गुणा 273 1638 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन C यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी गैस की स्वतंत्र कोटि N है तो गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, देखो हमने एक रिलेशन आपको बताया है गामा बराबर 1 + 2/f। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर स्वतंत्र कोटियों की संख्या को n से लिख रहा है तो 1 + 2/n। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि गामा बराबर 7/5 वाली गैस के 1 मोल को गामा बराबर 5/3 वाली
1 मोल गैस के साथ मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण का गामा का मान कितना है। देखिए 1 मोल मिलाया जा रहा है तो परिणामी मिश्रण क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए देखिए गामा मिक्सर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में क्या होता है, मोलों की संख्या दे रखी है, उनके लिए गामा का मान दे रखा है। तो देखिए μ1 गामा 1 अपॉन गामा -1 प्लस μ2 गामा 2 अपॉन गामा 2 -1 अपॉन यहाँ पर हमारे को दे रखा है μ1 अपॉन गामा -1 प्लस μ2 अपॉन गामा 2 -1। तो यहाँ पर ये हमें दे रखा है गामा 1, ये तो गामा 1 है और ये हमें गामा 2 है। तो 7/5 और 7/5 में से 1 घटा लेंगे तो ये आ गया 2/5 प्लस 5/3 और ये आ गया 2/3 अपॉन 1 में गामा -1 तो ये तो आ गया 2/5 फिर प्लस में 1/2/3। दोनों का जो एलसीएम है वो कट जाएगा यहां से, तो 7/5 प्लस, या चलिए यहां से ऐसे ही काट देते हैं इनको एक बार, थोड़ा इजी सा हो जाएगा, आपको भी समझ में आ जाए। तो देखिए यहां से हमारे पास में क्या आ गया 7/2 प्लस 5/2 बट्टे में 5/2 प्लस 3/2, तो 2 तो कट जाएगा, तो ये ऊपर आ गया 12 नीचे आ गया 8, तो ये आ गया हमारे पास में 3/2 1.5, 3/2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि गैस के एक अणु की 6 स्वतंत्रता की कोटियां हैं, तब नियत धारिता के लिए गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। देखो यहां पर नियत धारिता के लिए गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा CV नियत आयतन के ऊपर CV बराबर होता है F/2R, तो 6/2R, 6/2R, तो यहां से आ गया 3R, ऑप्शन डी, ये नियत आयतन पर है। नियत आयतन, धारिता नियत है तो इसका मतलब क्या हो गया आयतन। क्लियर, ये जो धारिता वर्ड है ना वो आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक गैस अणु का माध्य मुक्त पथ है, किसी गैस का जो माध्य मुक्त पथ होता है वो प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो ऑप्शन है वो हमें गलत दे रखा है, क्योंकि जो वर्ग माध्य मूल वेग है, माध्य मुक्त पथ होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास में देखिए क्या है, लैम्ब्डा बराबर होता है 1/√2 पाई एंड डी स्क्वायर, तो व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता, तो ये सेंटेंस सी हुई था। और इसको यदि मैं ताप की फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/√2 KT अपॉन पाई डी स्क्वायर P, तो ये ताप के समानुपाती होता है, ये भी गलत है। आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही होने वाला है। क्लियर, प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 3 स्थितियों के लिए गैस की आयतन और इस आयतन में अणुओं की संख्या 2v0 n0, 3v0 3n0, 3v0 9n0 है, तो माध्य मुक्त पथ अधिकतम पहले के अनुसार स्थितियों को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है।
तो इनका मध्य मुक्त पथ किसका अधिकतम होगा वो अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या जो कि क्या होती है स्मॉल एन कैपिटल एन बट्टे में वी। तो स्मॉल एन का मतलब कैपिटल एन बट्टे में वी होता है। तो यहां पर पहली स्थिति के अंदर ये कितना है n0 बट्टे में 2v0। दूसरी स्थिति के अंदर कितना है 3n0 बट्टे में 3v0। तो ये तो हमारे पास में n0 बट्टे में v0 ही आ गया। थर्ड वाली स्थिति में क्या है 9n0 बट्टे में 3v0। तो ये तो आ गया 3n0 बट्टे में v0। तो यहां पर थर्ड वाली स्थिति के अंदर सबसे ज्यादा है। थर्ड वाली स्थिति माध्य मुक्त पथ के अनुसार स्थितियों को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है। तो देखिए जो एन होता है लैम्बडा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये स्मॉल एन की वैल्यू आ गई है हमारे पास में स्मॉल एन तीनों स्थितियों। लैम्बडा बराबर होता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। तो लैम्बडा और एन है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये सबसे कम ये जो वैल्यू है वो मिनिमम है, ये वाली वैल्यू क्या है मैक्सिमम है। तो इसके लिए लैम्बडा का मान क्या आएगा मैक्सिमम और इसके लिए लैम्बडा का मान आएगा मिनिमम। तो हमारे को मैक्सिमम से स्टार्ट करना है। तो पहली स्थिति में सबसे ज्यादा, पहली स्थिति का लैम्बडा सबसे ज्यादा, दूसरी स्थिति का उससे कम और तीसरी स्थिति का लैम्बडा सबसे कम होगा। तो पहली दूसरी स्थिति तीसरी स्थिति के अकॉर्डिंग इस तरीके से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने गैसों के अणुगति सिद्धांत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे समझें। जल्द ही हम दोलन से संबंधित कॉन्सेप्ट वाले वीडियो लेकर लौटेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।